नमस्कार, मैं दिव्या। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार के एक ऐसे जिले के बारे में जिसने स्वतंत्रता संग्राम में अपनी अहम भूमिका अदा की, जो भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि है। अब हम और सस्पेंस ना रखते हुए आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं सिवान जिले के बारे में। सिवान जिले का नामकरण शिवमान नाम के एक राजा के नाम पर हुआ था। बाबर के आने से पहले राजा शिवमान के पूर्वज यहाँ शासन करते थे। सिवान जिले का ही एक अनुमंडल महाराजगंज है। ऐसा कहा जाता है कि इस जिले में महाराजा का किला होने से महाराजगंज का यह नाम पड़ा। इतिहासकार के अनुसार इस जिले को अलीगंज नाम से भी पुकारा जाता था। दरअसल सिवान का नाम अलीगंज यहाँ के सामंत अली बख्श के नाम पर पड़ा था। बता दें कि बिहार के पश्चिमी भाग में यह जिला स्थित है। कभी सारण जिले का एक अनुमंडल सिवान भी हुआ करता था। अपने वर्तमान अस्तित्व में यह जिला साल 1972 में आया। गोपालगंज और सारण जिला बिहार के उत्तर और पूर्व में स्थित है। वहीं उत्तर प्रदेश में क्रमशः 2 जिले देवरिया और बलिया दक्षिण और पश्चिमी दिशा में स्थित हैं। बता दें कि इस जिले में 2 अनुमंडल और 19 ब्लॉक हैं। लगभग 2219 वर्ग किलोमीटर इस जिले का कुल क्षेत्रफल है। वहीं 33,30,000 और 464 की संख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या है। आइए अब आगे की इस चर्चा में हम जानते हैं यहाँ के इतिहास के बारे में। सिवान जिले का ही एक गाँव भेड़बानिया है। यहाँ भगवान विष्णु की सुंदर प्रतिमा खुदाई के समय मिली थी। भगवान विष्णु के इस प्रतिमा को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भगवान विष्णु को मानने वाले भी अधिक थे। लोक जीवन में एक ऐसी कथा भी प्रचलित है कि महाभारत के द्रोणाचार्य भी दरौली प्रखंड के दोन गांव के ही रहने वाले थे। कई लोगों का तो यह भी कहना है कि भगवान बुद्ध की मृत्यु भी सिवान जिले में ही हुई थी। कौशल महाजनपद का एक अंग 5वीं सदी ईसा पूर्व सिवान की यह भूमि हुआ करती थी। आगे चलकर बनारस के शासकों का आधिपत्य यहाँ 8वीं सदी में हुआ। 13वीं सदी में यहाँ मुसलमानों का आगमन शुरू हो गया था। एक समय ऐसा भी आया जब 15वीं सदी में इस पर अपना आधिपत्य सिकंदर लोदी ने भी जमा लिया। आगे चलकर यह मुगल शासन के अधीन आ गया। डच और फिर बाद में अंग्रेज भी 17वीं सदी के अंत तक यहाँ पहुँचे थे। बक्सर की लड़ाई जब साल 1765 में हुई, उसके बाद सिवान बंगाल में सम्मिलित हो गया। 1857 में स्वतंत्रता आंदोलन के समय सिवान की भूमिका भी अहम रही। यह क्षेत्र उस वक्त राष्ट्र हित में लड़ाकू भावना और शारीरिक धीरज के लिए प्रसिद्ध भी रहा था। यहाँ से अधिकतर सेना और पुलिस कर्मचारी बाबू कुंवर सिंह के साथ 1857 के विद्रोह का हिस्सा बने थे। श्री बृजकिशोर प्रसाद, जो कि बिहार के सिवान जिले के ही रहने वाले थे, उन्होंने ही पर्दा प्रथा विरोधी आंदोलन को शुरू किया था। सिवान में पूरी तरह से 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन को असहयोग आंदोलन के अगले चरण में लागू किया गया था। 1937 से 1938 के बीच यहाँ किसान आंदोलन की शुरुआत देश के प्रसिद्ध साहित्यकार पंडित राहुल संकृत्य ने शुरू की थी। स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी सिवान के जीरादेई गांव के ही रहने वाले थे। महात्मा गांधी और मदन मोहन मालवीय चंपारण यात्रा के दौरान जब सिवान गए थे, तब एक रात उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के घर पर ही बिताई थी। आइए अब अपने आगे के इस चर्चा में सिवान जिले के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं। यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति में हम सबसे पहले बात करेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। यह भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 में सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। दूसरे प्रसिद्ध व्यक्तित्व में शामिल है मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक एक शिक्षाविद और वकील होने के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वैसे तो इनका जन्म 22 दिसंबर 1886 में राजधानी पटना के ब्रह्मपुर में हुआ था, पर आगे चलकर वे सिवान जिले में आकर बस गए थे। इन्होंने यहाँ अपने गांव में एक घर का निर्माण किया, जिसका नाम रखा आशियाना। यहाँ उनके घर आशियाना का दौरा पंडित मोतीलाल नेहरू, श्रीमती सरोजनी देवी, पंडित मदन मोहन मालवीय, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और KF नरीमन जैसे बड़े व्यक्तित्व भी कर चुके हैं। अब हम आखिरी में बात करते हैं खुदा बख्श खान की। इनका जन्म 2 अगस्त 1842 में सिवान के उखई में हुआ था। ये राजा आलमगीर के शासन में बही खाता और राज्य का रिकॉर्ड रखने का काम करते थे। इनके अलावा यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति में साहित्यकार पंडित राहुल संकृत्य, श्री बृजकिशोर प्रसाद जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति भी शामिल हैं, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। आइए अब अपने इस चर्चा में हम जानते हैं यहाँ के रेल, सड़क और वायु मार्ग के जरिए कैसे पहुँचा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं रेल मार्ग की। बिहार के सबसे व्यस्त जंक्शनों में से एक सिवान जंक्शन भी है, जिसका स्टेशन कोड SV है। यहाँ से कई ट्रेनें भारत के प्रमुख नगर और महानगर के लिए भी चलती हैं, जिनमें लखनऊ, दिल्ली, कोलकाता और कानपुर जैसे शहर शामिल हैं। सिवान कचहरी, जिसका स्टेशन कोड SVC
अमलोरी सरसद जिसका स्टेशन कोड ALS है, महाराजगंज जिसका स्टेशन कोड MGZ है और मैरवा स्टेशन जिसका स्टेशन कोड MW आदि भी सिवान जंक्शन के अलावा यहाँ मौजूद है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यहाँ आप पटना से सिवान ट्रेन से जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के लिए ट्रेन पाटलिपुत्रा जंक्शन या हाजीपुर जंक्शन से ही मिलेगी, जो कि पटना जंक्शन से थोड़ी ही दूरी पर स्थित है। ठीक वैसे ही सिवान जंक्शन से भी ट्रेन पाटलिपुत्र जंक्शन तक ही जाती है। यह जिला बिहार के लगभग सभी प्रमुख मार्गों के साथ जुड़ता है। यदि राजधानी पटना से सिवान आने की बात सड़क से करें तो वाया पटना परसा सिवान हाईवे है। इस रूट से सिवान की दूरी 131 किलोमीटर है। यह दूरी 3.5 घंटे में तय की जा सकती है। इसके अलावा हम पटना से सिवान NH 531 और NH 227 AE जरिए भी जा सकते हैं, लेकिन इस रूट से सफर तय करने में लगभग 4 घंटे तक का समय लग सकता है। राष्ट्रीय राजमार्ग 331 सिवान के क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो कि छपरा से मोहम्मदपुर तक होते हुए जाती है। इस जिले से बिहार के किसी भी क्षेत्रों में सड़क मार्ग द्वारा आसानी से जाया जा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि जब भी आप पटना या कहीं से भी सिवान जिले के लिए जा रहे हैं, आपको रास्ते में BR29 कोड नंबर वाली गाड़ियां दिखाई दे तो समझ जाइए कि आप सिवान जिले में प्रवेश कर चुके हैं। इस जिले का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है, लेकिन नज़दीकी हवाई अड्डे की बात करें तो यहाँ का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। यह हवाई अड्डा पटना में स्थित है और पटना से सिवान की दूरी 144 किलोमीटर है। यहाँ आपको सरकारी और निजी बस, निजी गाड़ी या ट्रेन की सुविधा भी आसानी से मिल जाएगी। आइए अब हम अपने आगे की चर्चा में आपको यहाँ के कृषि व्यवसाय और अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। इस जिले में कृषि लोगों के आय का मुख्य स्रोत है। यहाँ कृषि के अलावा हथकरघे से बने चीज़ों का भी उत्पादन लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। हथकरघे से उत्पादन की गई वस्तुओं का निर्यात देश के कई हिस्सों में किए जाते हैं। हथकरघे से निर्मित करने वाली चीज़ों में साड़ी, शॉल, चादरें और तौलिए जैसी चीज़ें भी शामिल हैं। यहाँ के प्रमुख फसलों में चीनी, गेहूँ, मक्का आदि शामिल हैं। चीनी उत्पादन कारखाने और जिनिंग फैक्ट्री यानी कपास के रेशे से बीजों को अलग करने वाले कारखाने आदि भी स्थापित हैं। यहाँ 4 औद्योगिक इकाइयाँ भी वर्तमान में संचालित हो रही हैं, जिनमें से 2 सीमेंट इकाइयाँ भी हैं। किसी भी देश, राज्य या क्षेत्र की आर्थिक प्रगति के लिए वहाँ के उच्च साक्षरता दर का होना जरूरी होता है। बिहार का साक्षरता दर 63.8% है और वहीं सिवान जिले का साक्षरता दर 72% है। इन आंकड़ों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि राज्य के साक्षरता दर के मुकाबले जिले का साक्षरता दर अधिक है। इसके अलावा यहाँ कागज आधारित उत्पाद, चमड़े से संबंधित उत्पाद और लकड़ी के फर्नीचर का काम भी करते हैं, जो यहाँ की अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से भूमिका अदा करती है। इन सब के अलावा यहाँ के डेयरी उद्योग भी अर्थव्यवस्था में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। साथ ही साथ यहाँ की आर्थिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने में सबसे बड़ा योगदान उन लोगों का भी है जो विदेशों में जाकर बसे हैं। विदेशी पैसों की कमाई भी इस जिले की समृद्धि का एक कारण माना जाता है। एक समय में यहाँ की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर इकोनॉमी भी कहा जाता था। आइए अब हम इस जिले के पर्यटन स्थलों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीरादेई की। यह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान है। यह सिवान जिला मुख्यालय से 13 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से जुड़ी चीजें देखने को मिल जाएंगी। अब हम बात करेंगे मौलाना मजहरुल हक के मूल निवास के रूप में प्रसिद्ध आशियाना के बारे में। जब हम सिवान जिले के प्रसिद्ध व्यक्तित्व की चर्चा कर रहे थे, तभी हमने मौलाना मजहरुल हक की चर्चा भी की थी। आशियाना के नाम से प्रसिद्ध उनका यह मूल निवास हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आनंद बाग और सुंदर बाग मठ सिवान जिले के सिवान ब्लॉक में बकरी नाम के गांव में स्थित है। यह दोनों ही मंदिर स्वामी जगन्नाथ दास और उनके गुरु भगवान दास के समाधि स्थल पर स्थित है। यहाँ अक्सर शुभ कार्य के शुभ अवसर पर भक्तों की भीड़ होती है। देश और राज्य के कई हिस्सों से लोग यहाँ के दर्शन के लिए आते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ के सुप्रसिद्ध मंदिर रघुनाथपुर के बारे में। ऐसी मान्यता है कि जब भगवान राम दानव तारका का संहार करके आ रहे थे, तब उन्होंने यहीं पर आराम किया था। उसके बाद वे जनकपुर धाम की ओर आगे बढ़े थे। यह मंदिर जिला मुख्यालय से 27 किलोमीटर दक्षिण की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा दरौली, जहाँ मुगल काल का अवशेष भी देखने को मिलता है। यहाँ के दरौली ब्लॉक में भी किले का कुछ अवशेष और महाभारत काल के समय का कुछ अवशेष देखने को मिलता है। आइए अब अपने इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम जानते हैं यहाँ के संस्कृति और विरासत के बारे में। यदि यहाँ के लोकगीत और नृत्य की चर्चा करें तो झिझिया यहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है। यह नृत्य देवता को खुश करने के लिए किया जाता है। यह नृत्य इंद्र देवता को खुश करने के लिए किया जाता है ताकि वर्षा और फसल अच्छी हो। इसके अलावा यहाँ छौ नृत्य और मुखौटा नृत्य भी पारंपरिक रूप से प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ कला और शिल्प में हथकरघे से निर्मित वस्तुएं, हस्त निर्मित चित्रकारी और पारंपरिक रूप से घरों के दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग भी देखने को मिलती है।
आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।